क्यों ऐसा होता है? वाई द लैंड गेट्स हीटेड अप और cools down faster than that of water because of less specific heat. कम विशिष्ट ऊष्मा के कारण कितना कम होता है? लगभग 2.5 गुना। बात समझ में आई? मान लो कि आप स्लो लर्नर हो। क्या हो? नहीं समझे? क्या बोलेंगे उसको? तो ज़्यादा समय लगता है आपको कोई चीज़ समझने में, पढ़ने में। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। मान लो कि ये फास्ट है लर्नर, तो इनको एक बात बताने के लिए मुझे अगर 1 मिनट का समय लगता है, तो हो सकता है कि आप में 2 मिनट का समय लगे। ये विशिष्ट टाइम हो गया आपका समझने का, विशिष्ट टाइम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कि आप स्लो लर्नर हो, इट्स जस्ट बिकॉज कि कुछ लोगों के दिमाग में बातें बैठी होती हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम वालों का है कि हिंदी में कोई शब्द बोल दिया, तो बजाय कि उस शब्द को पकड़ के आगे समझें, वो उसमें उन्हें लगता है कि ये क्या। कुछ लोगों के साथ उल्टा होता है, इंग्लिश में अगर शब्द बोल दिया तो वो घूमने लगता है। ऐसा नहीं है कि माइंड स्लो या फास्ट, बहुत का अंतर नहीं होता, बस अप्रोच का होता है। तो बी पॉजिटिव। नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करो। पानी और जमीन की कहानी समझ में आ गई? तो हमने बात की टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें हमने देखा कि ऊर्ध्वाधर भी वेरिएशन हो रहा है और क्षैतिज में भी हो रहा है वेरिएशन, चेंजेस। जैसे कि पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेगा, इक्वेटर से पोल की तरफ घटेगा, आसमान में जाएंगे तो घटेगा। इतना क्लियर है? अब इसके कुछ फैक्टर्स बताया था हमने, कौन कौन से हैं? जैसे लैटिट्यूड, अक्षांश, क्या होगा? है या नहीं? वही इक्वेटर से पोल जाओगे तो घटेगा। अल्टीट्यूड, ये भी फैक्टर है, नीचे से ऊपर जाएंगे घटेगा। समुद्र के पास होना, समुद्र का पास होना, बताओ क्यों? मान लो कि जमीन गर्म हो गया, ठीक है, समझ लो ये है मुंबई कोस्ट सपोज। उल्टा कर दिया क्या मैंने? चलो इधर कर देता हूँ मैं। ये है मुंबई कोस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी। माना कि जून का महीना है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी। जब ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ नीचे दाब कम हो जाएगा ना, हवाओं का दाब। ऐसे केस में ये पानी तो ठंडा है ना, तो यहाँ हवाओं का दाब क्या है? ज़्यादा है। ये पता है ना कि ठंडी हवाएं भारी होती हैं। तो अब ये हवा दाब यहाँ पे ज़्यादा है, हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर। तो ऐसे केस में हवाएं यहाँ पे आ जाएंगी, तो ये कौन सी हवाएं हैं? ठंडी। तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा हो गया? अब नॉर्मल हो गया पहले से। तो इसीलिए समुद्र के किनारे जाओगे तो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? इसका मतलब कि जितना हम समुद्र के पास होंगे वहाँ पे उतना ही मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन देखने को मिलेगा। इसका एक शब्द होता है, क्या बोलते हैं? मॉडरेटिंग या इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे बड़े बड़े भारी भारी, जिसका आंसर सिर्फ यही कीवर्ड होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम ओशनोग्राफी में डिटेल में, बट ये ध्यान रहेगा अभी। मॉडरेट मतलब मॉडरेट कर देना, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर को वहाँ पे नहीं रहने देना। ठीक, इसका उल्टा देखोगे तो मान लो कि दिसंबर का महीना है, कौन ज़्यादा गर्म, कौन ज़्यादा ठंडा? लैंड ज़्यादा ठंडा। ठंडा होने का मतलब क्या होता है? कोल्ड मतलब हाई प्रेशर लो प्रेशर। हाई कोल्ड मतलब हवाओं के नीचे बैठ जाना, सारी हवाएं होती हैं। यहाँ पे क्या होगा? हाई। और यहाँ पे क्या है? लो। इसके कंपेरिजन में हवाएं कहाँ से कहाँ जाएंगी? तो जो ठंडी हवा थी, जो आपको लग रही थी ठंड, वो कहाँ चली गई? फिर से मॉडरेट हो गया टेम्परेचर। ना तो एक्सट्रीम कोल्ड होगा, ना ही एक्सट्रीम वार्म होगा। और यही फायदा होता है समुद्र का। तो सिंपल सी बात है कि जितना समुद्र के पास जाओगे टेम्परेचर क्या होगा? इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, फिर तीसरा हो गया। चौथा बताना। लैंड सी कॉन्ट्रास्ट या लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो। मान लो कि कोई एक एरिया है, पृथ्वी की बात कर लेता हूँ मैं। ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये सदर्न। बताओ कहाँ पे ज़्यादा पानी जमीन ऐसे है डिस्ट्रीब्यूटेड, साउथ में या नॉर्थ में? साउथ में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा देखो तो ज़रा सा, साउथ में जब आया मैंने, ये क्या है? पूरा का पूरा पानी। एक जमीन आया ऑस्ट्रेलिया, फिर पूरा पानी, थोड़ा सा अफ्रीका। यहाँ ऊपर में देखो तो ज़रा सा, जमीन पानी जमीन पानी जमीन पानी जमीन पानी। कॉन्ट्रास्ट कहाँ ज़्यादा है? नॉर्थ में। ध्यान रहेगा, नॉर्थ में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ?
हाँ, वहाँ पे हीट ज़्यादा होगा, यूनिफॉर्म भी नहीं रहेगा, सिमिलरिटी उसमें नहीं रहेगी। तो जहाँ कहीं भी ज़मीन पानी जैसे चीज़ें रहेंगी, कंट्रास्ट ज़्यादा होगा, वहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा गर्म होता है, पानी था उसमें ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा। इतनी बात समझ में आई? और कौन सा फैक्टर था हमारा? बताओ उनको, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब ज़मीन, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए बॉयज एंड गर्ल कॉन्ट्रास्ट, देख लो दोनों तरफ किधर ज़्यादा है? उल्टा है, इधर 3 गर्ल्स 2 बॉयज, और इधर, एनीवेज समझ में आया? चलो, अगला पॉइंट बताना कौन सा है? ट्रांसपेरेंसी ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर की बात करो। अगर एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है, ऐसे केसेस में क्या होगा? सनलाइट ज़्यादा या कम, तो गर्मी ज़्यादा या कम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद देखो और क्या है, दिन बड़ा या छोटा होना, जब जरा बड़ा दिन होगा तो गर्मी ज़्यादा, छोटा होगा तो कम। ठीक, उसका उल्टा, लंबी रातें होंगी तो टेम्परेचर कम। इतनी क्लियर है? और कोई टॉपिक इसमें? एयर मास, एयर मास, जैसे कि जो पोलर रीजन है उसके ऊपर की हवाएं क्या करेंगी, वहाँ का गुण धर्म थोड़ा सा स्वीकार कर लेती हैं, उनके अंदर आ जाता है। जैसे जो ठंडे सर्फ सरफेस के ऊपर हवाएं बहुत लंबे समय तक रहेंगी, तो ऑब्वियसली वो ठंडा हो जाएंगी। और डेजर्ट के ऊपर रहेगा तो डेजर्ट वाला गुण उसमें आ जाएगा, पानी के ऊपर तो पानी वाला गुण आ जाएगा, मॉइस्चर उसमें हो जाएगा। तो ऐसे जो बड़े एयर मास होते हैं लगभग 18 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, उसको हम लोग एयर मास कहते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ों के ऊपर की हवाएं अलग, लैंड के ऊपर मतलब अलग, पानी के ऊपर वाला अलग। तो जब ऐसी हवाओं की हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी हेल्प करेंगे हमारे टेम्परेचर को डिसाइड करने में। तो जो हवाएं ठंडी होंगी, एयर मास, वहाँ का टेम्परेचर कम, जो गर्म होगा वहाँ का टेम्परेचर। इतना क्लियर है? मान लो कि आप एक ऐसे माहौल में पले बड़े हो जहाँ बड़े सुख शांति का जीवन है। जैसे मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, वर्ल्ड का सबसे मॉडर्न विलेज, क्या नाम था? किसी ने पढ़ा? बहुत सुंदर किया। अगर कोई वहाँ पढ़े बड़े, और दूसरा कोई वहाँ जाए जहाँ से पाकिस्तान का कोई इलाका है जहाँ आए दिन बम धमाका होता रहता है, तो दोनों का माइंडसेट में फ़र्क होगा कि नहीं? वैसे ही है, तुम यूरोप में पले बड़े हो कि इंडिया में कि अफ्रीका में, वहाँ का एटमॉस्फेयर आपके ऊपर अपना इम्पैक्ट डालेगी, तो वहाँ की हवाएं हैं तो कम से कम टेम्परेचर पे तो इम्पैक्ट डालेंगे ना। इतना क्लियर है? अगला बताना, वेजिटेशन कवर, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा, वहाँ पे, वहाँ पे टेम्परेचर कम, है ना? इसलिए आप गर्मी के दिनों में पेड़ की छांव में जाते हो। और गर्मी कम होने का कारण क्या है? ठीक है, कार्बन सिंक होता है, और कुछ? अर्थ सरफेस डायरेक्टली हीट रिसीव नहीं कर रहा है तो गर्म नहीं हो रहा है, और पेड़ पे जो आ भी रहा है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जा रहा है, बिकॉज एनर्जी इज कांस्टेंट। इसके साथ साथ में वाटर, तो जहाँ पे नमी होगा वो भी गर्मी से थोड़ी राहत देगा। आगे देखेंगे ठीक इसका उल्टा कॉन्सेप्ट। अभी के लिए इतना समझ गए ना? आगे देखेंगे इसका उल्टा कॉन्सेप्ट भी, लेकिन विद क्लॉजेस। आगे बताना, एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप, किस साइड सन रहेगा गर्मी ज़्यादा, अपोजिट साइड गर्मी कम। फॉर एग्जाम्पल हिमालय, नॉर्दर्न साइड ठंडी, सदर्न। अब उससे यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि अच्छा बताओ कि किस तरफ फॉरेस्ट ज़्यादा होगा, कहाँ एग्रीकल्चर होगा, कहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होगा, कहाँ पे ट्रेडिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगे। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ और भी आते हैं, जैसे कि माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग, तो वो कहाँ? क्लियर है? अगर किसी खेत में घुस के पहाड़ चढ़ने की कोशिश की,
उसके बाद आपका पहाड़ बन जाएगा। ये कौन सा है आगे? अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो इसके हिसाब से किस दिन गर्मी सबसे ज्यादा होनी चाहिए पृथ्वी की टेम्परेचर? पेरिहिलियन और एपिहिलियन? पेरिहिलियन या एपिहिलियन? अगर एपी अगर एपी बोला सर पे लगेगा, होनी चाहिए पूछ रहा हूँ मैं। पेरिहिलियन जो पास होता है कब होता है वो? 3 जनवरी को। एपिहिलियन कब होता है? 4 जुलाई को। लेकिन इसके बावजूद भी कि 3 जनवरी को होना चाहिए, है कब? नहीं, 4 जुलाई को नहीं है। मतलब गर्मी के मौसम में ज़्यादा है, ठंड के मौसम में थोड़ा कम है। उसके पीछे कारण है कि सिर्फ डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, और भी कई सारे फैक्टर हैं। पता लगे कि आपको डेली पॉकेट मनी आ रहा हो 50,000 रुपीज़ पर मंथ, मान लीजिए, और इनके पास आ रहे हैं मान लो 20,000 पर मंथ। क्या इतना कह देने से ये काफ़ी है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है? नहीं। हो सकता है आप 50 के 50 उड़ा देते हो महीने में, और ये 5 उड़ाते हो, 15 सेव कर लेते हो। समझ में आई ना? तो हमेशा लॉजिक लगाते रहना है। टू सेविंग। ये सब क्लियर है? इसमें से कोई डाउट? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर, ये भी हो चुका। ये देखो तो, सन फेसिंग हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर कम क्यों होता है, ये बता सकते हो क्या? वाई द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन हाई एल्टीट्यूड? ऊपर जाने से टेम्परेचर कम क्यों होता है? हाँ। और एयर की डेंसिटी ज़्यादा या कम? एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट लगाओ। हमने बात किया था थर्मोस्फेयर में कि वहाँ पे जब जाते हैं हम लोग ऊपर की ओर, तो वहाँ का टेम्परेचर 1200 से 2000 डिग्री सेल्सियस, बट हमें फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बहुत कम है। इसी तरीके से जब हम धरती के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, हवा की मात्रा कम होती जाती है। इवन कि एवरेस्ट पे जाते हैं लोग, तो उनको अपना लेके जाना पड़ता है ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि उतनी हवा वहाँ पे है ही नहीं, आप निपट जाओगे गए तो। सिर्फ आप नहीं, हम सब मतलब। बात समझ में आ गया? तो ऊपर जाओगे तो हवा कम, एक तो ये। और क्या हो सकता है? जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो गर्म होता है, वो किसकी वजह से होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन से आउटगोइंग? जो वातावरण गर्म होता है वो इनकमिंग वाले को तो एब्जॉर्ब करता ही नहीं, ओजोन छोड़ दो तो, या वाटर वेपर को छोड़ दो। बाकी सारी गैसेस तो सिर्फ आउटगोइंग को ऑब्जर्व करते हैं। तो आउटगोइंग सबसे अधिक हीट कहाँ? नीचे। अब वो जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाओगे तो टेम्परेचर कम ही होगा ना। सिंपल सी बात है। आग तापना हो, पता लगे कि ऐसा नहीं होता, तो तुम आराम से गांव में आग लगा देते हैं, यहाँ बैठे ताप रहे होते हैं। जैसे से वहां से दूर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा? कम। तो हमारे लिए वो जिसको अंगीठी बोलते हैं ना, वो क्या क्या हो गया? पृथ्वी का सरफेस। जैसे दूर जाओगे तो फिर वही बात है, ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव नहीं समझते हो? अरे ख्यालों में कभी कभी आईएएस बनते होगे, और मेहनत ना करो तो ख्याली पुलाव हो गया। अब वैसे तो इमेजिन कर लो कि हाँ यहाँ पे आग लगी हुई है, मैं ताप रहा हूँ। आग लगाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, हाथ जलाना पड़ेगा, तब जाकर के उस तापन का मजा आएगा। समझ में आ गया ये? गुड। अब आते हैं, हम लोगों ने कहा था ओशन करेंट। इससे पहले कि हम बाद में आएंगे ओशनोग्राफी पे, फटाफट ओशन करंट कर लेते हैं। अपना अपना मैप निकाल लीजिए, और नहीं लाए तो अपने शकल को मैप बना लीजिए। सुनो, आपके लिए चैलेंज क्या आएगा? आपको लगता होगा बहुत डिफिकल्ट है बहुत आसान। सारा मैप अभी के अभी आपको याद हो जाना चाहिए क्लास में, आज ही। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। एक बात बताओ, पृथ्वी कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू? रोटेट करूं इधर से या इधर से? ये सही है? छोड़ो, आप अपना बताओ, मुझे देखने दो। ये क्या है वेस्ट, ये क्या है ईस्ट? कैसे कर रही है? यहाँ से भी ऐसे ही दिख रहा है मेरे को, कोई इशू नहीं है। क्या हो रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। अब खुद से बताओ, यहाँ पे जो सरफेस पे पानी होगा किधर जाएगा? वेस्ट या ईस्ट? इसके मौसम को देखो। नहीं समझ में आए तो मान लो कि हाँ इस प्लेट में पानी है, सपोज करो। अरे कोई नहीं, मान लो इसमें पानी है। ठीक है, अगर मैंने इसको वेस्ट से ईस्ट की ओर
वापस आएगा ना रिएक्शन में पानी। ये सिर्फ अभी के लिए है। आगे जब मैं ओशनोग्राफी बताऊंगा या दो तीन क्लास और ले लूंगा आपका क्लाइमेटोलॉजी का, इसमें और भी मैं कारण बताऊंगा। वो कारण का मैं अभी यूज़ नहीं करना चाहता हूँ राइट नाउ इन दिस क्लासरूम, बिकॉज मैंने वो नहीं पढ़ाया है। इतनी बात समझ में आ गई कि जब ये वेस्ट टू ईस्ट जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा? बस ये बताओ, पृथ्वी कहाँ जा रही है? पानी कहाँ आना चाहिए? एंड दैट इज वाई स्टार्ट विद हियर। पानी कहाँ आ रही है? ऑल द टाइम कहाँ आ रही है, देख रहे हो? तो पूरे इक्वेटोरियल रीजन में आप ये नोटिस कर रहे हो कि पानी ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। चलो क्लियर है। अब देखो यहाँ से पानी आया, टकराया, कहाँ से आया पानी? टकराया यहाँ पे। टकराने के बाद जो भी हमारा लैंड मास होगा उसको फॉलो करेगा वो। सिंपल सी बात है। जैसे कि यहाँ पे टकराया लैंड मास से तो ऊपर, और ये वाला टकराया है तो, इतना क्लियर है। अब आप खुद से बताओ कि जब पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है तो पानी कहाँ से कहाँ? ईस्ट टू वेस्ट। तो जब वो आके, जब ये यहाँ से पानी जो आ रही इक्वेटर के पास जो भी पानी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा या कम? इतना क्लियर है। वो गर्म है। वो गर्म है तो टकराने के बाद इसके जो ऊपर जाए या नीचे जाए वो गर्म होगा कि ठंडा होगा? वो तो गर्म ही है ना। इन्हीं कहते हैं धाराएं, गर्म धाराएं, वार्म ओशन करंट। क्यों गर्म है मालूम चल गया? इसका मतलब ये है कि यहाँ के बाद या यहाँ टकराए, या फिर यहाँ टकराए, या यहाँ टकरा, कहीं भी। इसका मतलब कि जितने भी ईस्टर्न कोस्ट में इस रीजन में होंगे, ट्रॉपिकल रीजन में, ईस्टर्न कोस्ट पे, पूर्वी कोस्ट पे, वो सब का सब क्या होगा? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? All the ocean water currents which are at the eastern coast of any continent will always be warm in the tropical region। क्योंकि हम ट्रॉपिकल की बात करें, यही पानी गर्म है ना। जब यहाँ के पानी मान लो टकराएगी तो ठंडी पानी है ना। क्लियर है? चलो, इतना क्लियर हुआ? वेल, तो आज के बाद से देखते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन सा है। जैसे अगर मान लो ये हमारा एक, जो याद करने वाले हैं तीन चार ही हैं जो डिफिकल्ट हैं, बाकी सब उनके नाम पे। जैसे खुद ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भूलने वाला है क्या? ईस्ट ब्राजीलियन करंट। बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो उनके कंट्री के नाम पे होंगे, तो याद नहीं करना है। ठीक है, जो याद करना है वो बता देता हूँ मैं। जैसे आए यहाँ से, जैसे इक्वेटर के पास आया, ये फिलीपींस होते हुए कहाँ पे है? जापान की तरफ से जा रहा है ऊपर की ओर। याद रखना, इसको बोलते हैं कोरोसियो। क्या बोलते हैं? कोरोसियो। और याद करने का और बेहतर तरीका क्या है? जो ऊपर से आ रहा है उसको बोलते हैं ओयोसियो। ओयोसियो में क्रॉस लगा दो। क्रॉस कब? जब माहौल ठंडा हो, कोई इशू नहीं हो, शांति से जी रहे हो जीवन। गर्म कब होगा? जब उसमें क्रॉस, देखो ये क्रोशियो में क्रॉस लग गया ना, ये कट कर दिया मान लो ऐसा कुछ, तो क्रोशियो क्या होगा? गर्म। और ऊपर से जो ठंडी आ रही है क्या होगा? वो क्या होगा? ये ओयोशियो, ओयोसियो। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा? ओयोशियो। अब याद रहेगा, ओयोसियो कोरोशियो कहाँ पे? जापान के ईस्टर्न कोस्ट। इधर ध्यान रहेगा। याद रख लो, मैं बता, आगे फिर से पूछूंगा, क्योंकि आपको मान लो कहेगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा फिशरीज इंडस्ट्री डेवलप्ड कहाँ पे है, तो आपका आंसर मिलेगा पहला ये, जहाँ कहीं भी वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं। कि जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका एक्सप्लेनेशन, नॉलेज, समझ डीप होता जाएगा कि क्यों। फिलहाल समझे इतना? ठीक है, ओयोशियो एंड कोरोशियो याद रहेगा। अभी ये नीचे आओ तो, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो कोरोशियो एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कैसे हैं? तो इनके संपर्क में जो लैंड मास होगा कैसा टेम्परेचर होगा? सिंपल, यही पढ़ा था ओशन करंट हमने। आगे बढ़ो, यहाँ पे आए, ये क्या नाम है इसका? देखो अंदर से जो जा रहा है उसका नाम है अघुलास, और जो बाहर से जा रहा है उसका नाम है मोजैम्बिक। तो मोजैम्बिक वाला तो तुम्हें ऐसे याद रहेगा, नाम से ही है। रही बात एक अघुलास की, तो एक ये याद करना है, जैसे कि क्रोशियो ओयोशियो, एक क्या नाम है? अघुलास।
अगुलास बोलते हैं जो यहाँ पे वार्म ओशन करंट नीचे की ओर आ रहा होता है। तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दे यूपीएससी, जो कि पूछा नहीं है अभी तक, कि जो हमारा मान लो अगुलास ओशन करंट है, उसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? क्या होगा? सर फूट जाएगा आपका। ध्यान से आंसर करो। गर्म है कि ठंडा है अगुलास? तो ठंडा क्यों होगा टेम्परेचर? किसका? तो गर्म पानी छुओगे तो तुम्हें ठंडा लगेगा? तो क्यों कह रहे हो ठंडा होगा? हमने अभी क्या पढ़ा था यहाँ पे, इसके पहले, डिफरेंट फैक्टर्स जो टेम्परेचर डिसाइड करते हैं। हम लोग क्या पढ़ा अभी तक, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी तक? क्योंकि हमने पढ़ा कि डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को डिसाइड करते हैं, जिसमें से हमने एक पढ़ा ओशन करंट। तो जो ओशन करंट वार्म होगा वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा, जो ठंडा होगा वहाँ का टेम्परेचर कम। तो मैंने पूछा कि डायरेक्टली बताया नहीं कि वार्म है या कोल्ड, यूपीएससी आपको टेस्ट करेगी, नाम देके कि बताओ कैनेरी करंट को टच जो भी एरिया में होगा वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा या कम। फंस गए, कैनेरी पूछा मैंने। देखो कैनेरी कहाँ पे है। ये क्लियर है अब? चलो। बस, मैं समझ गया, रहने दो। वापस, ये कौन सा? कुरोशियो। नीचे, उसके बाद अगुलास एंड मोजाम्बिक, दोनों वार्म। आगे कौन सा है? ईस्ट ब्राजीलियन करेंट, सब कैसा है? लेकिन यहाँ पे जो ऊपर की ओर जा रहा है उसका नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है? ध्यान देना, इसलिए क्यों, देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसी के नाम पे पड़ गया गल्फ स्ट्रीम। इतना क्लियर है? बस नाम याद करने वाला कौन सा था? एक कुरोशियो, अगुलास, और कौन सा एक गल्फ स्ट्रीम। डन। सारे हमारे ईस्टर्न कोस्ट के जितने भी हैं वार्म ओशन करंट, सारा डन हो गया। इनके टच में आओगे तो टेम्परेचर ज़्यादा। ठीक है, वापस आते हैं। जब ये टकराने के बाद ऊपर जाते हैं, मान लो यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे आया, टकराया, ऊपर की ओर गया, कैसा है ये? गर्म। ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे जैसे पोल की तरफ जाएगा ठंडा होगा। मैं तब से क्या बता रहा था? मैं ओशनोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि गर्म और ठंडा। ये तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, मैं वहाँ से आगे निकल जाता, आपको पता भी नहीं चलता। या ओशन करंट है वो गर्म होगा ठंडा है। इंट्रोडक्शन देने का फ़ायदा ये है कि ओशनोग्राफी में दोबारा रिपीट करूँगा, थोड़ा सा और ज़्यादा बता पाऊंगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है? आया? ये गर्म क्यों है? क्योंकि इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा है। अब ये जाके टकराएंगी ज़मीन से तो गर्म रहेंगी, तो उनकी ईस्टर्न कोस्ट पे जाएंगे वो तो गर्म रहेगा। ठीक है, अब मान लो ये टकराया, ऊपर की ओर जा रहा है, धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा। लेकिन अगर यहाँ पे जो कोई भी ओशन वाटर है वो तो स्टैटिक है नहीं, मोशन में है लगातार। अगर वो कहीं जा रहा होगा कोई भी, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, वो कैसा होगा? ठंडा होगा, चाहे वो ईस्ट कोस्ट पे हो या वेस्ट कोस्ट पे हो, जो पोल पे है वो ठंडा ही रहेगा। ये क्लियर है? चलो। तो जब मान लो ये ईस्ट कोस्ट पे भी है लेकिन नीचे आ रहा है, यहाँ पे ओशन का नाम पता है क्या है इसका? इसको बोलते हैं लेब्राडोर। नाम ही ओशन का है, इसी को कह सकते हैं हम जल संधि भी। ये एक ऐसा है जिसको सी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? जल संधि, मतलब वाटर स्ट्रेट। ठीक है, ये दुनिया का लार्जेस्ट वाटर स्ट्रेट है। लार्जेस्ट मैंने कहा, लॉन्गेस्ट नहीं। लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चौड़ा, वाइडेस्ट। और याद रख लो, यूपीएससी को मैंने कहा था ना कि हमेशा फोकस करती है वहाँ पे जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं। और ये द लार्जेस्ट कहा मतलब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, नहीं तो मैं खड़े कर दूंगा। कल पूछूंगा, नहीं बताओगे तो। समझ में आ गया? डन। चलो आगे आओ। अब ये आया, यहाँ पे मिला, ये इससे मिला तो कुछ टेम्परेचर नॉर्मल। लेकिन ये क्या होता है कि ओशन वाटर अपने आप में लगातार मूव कर रहा है, तो ये वाटर यहाँ से आकर के दोनों मिले और ये इस तरफ जा रहा है, तो थोड़ा टेम्परेचर तो कम होगा ना मिलने से। और ये ऊपर की ओर आया, और यहाँ पे टकराने के बाद ये ऊपर जा रहा है। देखो ये पूरा नॉर्वे है, ये नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन,
नॉर्वे, और ये क्या है, यूके। तो ये चूंकि गर्म पानी है, ये गर्म पानी की वजह से ये सालों चलता रहेगा। तो यहाँ का जो जमीन का टेम्परेचर मान लो है, सपोज -4 डिग्री सेल्सियस, पानी कितना होगा, 10, 12, 15 डिग्री सेल्सियस, इतना तो होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, गर्म वाटर। यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स होंगे, पोर्ट्स, जो पोर्ट्स होंगे, वहाँ बर्फ तो नहीं जमा होगा, मतलब पोर्ट जारी रहेगा, का मतलब ट्रेड जारी रहेगा। का मतलब यही है कि दुनिया में, कि यही वो रीज़न है जहाँ पे मतलब 365 डेज ट्रेड ओपन रहता है, और इसलिए ट्रेडिंग में ये बहुत आगे भी है। मैं सारी बातें नहीं बता रहा हूँ, अभी भी धीरे धीरे आपके इन्फॉर्मेशन को सीड कर रहा हूँ आपके दिमाग में, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। चलो, अब ये जब हम यहाँ पे आते हैं तो और भी जो पानी वगैरह सब आया, देखो यहाँ पे कौन सा है, ग्रीनलैंड। कैसा होगा, कोल्ड होगा। ये सब पानी कहाँ आएगा फाइनली, एट द एंड दे विल फॉलो द वेस्टर्न कोस्ट। जब वेस्ट कोस्ट पे आते हैं तो इसके कंपेरिजन में गर्म है कि ठंडा, दैट्स व्हाई इट्स कोल्ड करंट। ठीक है, कहीं भी जाओगे यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे आओगे कैसा मिलेगा, यहाँ पे ठंडा, नीचे क्या होगा। अब ये ठंडी हवाएं जब यहाँ पे इस वेस्टर्न कोस्ट पे आएंगी तो कैसी होंगी। तो दुनिया में कोई भी, यहाँ पोलर देखो हमेशा ऐसे जा रहा है, ठंडी हवाएं। हम ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ओशनिक जायरे, क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे सर्कुलेशन होता रहता है। इसी का एक फॉर्म यहाँ पे तुम लोग जानते होगे कि बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से वहां बनता है कौन सा, बरमुडा ट्रायंगल। ठीक है, ये ओशन वाटर लगातार क्या हो रहा है, देखो सर्कुलेशन में है, लगातार सर्कुलेशन में है, लगातार। डिटेल डिस्कशन ओशनोग्राफी में। ठीक है, इतना इतना समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, ये कोल्ड। यहाँ पे देखो तो वेस्टर्न में क्या है, कोल्ड। जितने वेस्टर्न में है क्या है, कोल्ड। पूरे दुनिया में वेस्टर्न में जाओ सब क्या है, कोल्ड। इसका मतलब जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में ईस्टर्न कोस्ट पे होगा वार्म होगा, जो वेस्टर्न कोस्ट में होगा कोल्ड होगा। मान लो कल को यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन बना दे, आपको डायग्राम बना दिया, सिर्फ कोई नाम नहीं बताया, बता कि बताओ इसका इम्पैक्ट टेम्परेचर पे क्या होगा, वार्मिंग और कूलिंग, बता सकते हो कैसे। 30 के बीच में अगर है, 30 35 के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ, तो हमेशा ईस्टर्न पे वार्म, वेस्टर्न पे कहीं भी हो, पोल में हो तो सब का सब ठंडा। ठीक है, क्लियर। चलो, अब ये समझ में आ गया। नाम याद करने वाला कौन सा था, नाम याद करने वाला कौन सा था, कुरोशियो, उसके बाद ओकुलास, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम, बस। अब वेस्ट पे आओ, ये कौन सा है, याद करने वाला है क्या, ये याद करने वाला है, आधा है, 50%। यहाँ पे कौन सा है, अंगोला। ये कौन सा है, बेनगुएला। अगर तुम्हें याद ना भी हो वैसे, लेकिन ऑप्शन देख के तुम्हें याद आ जाएगा कि ये हमेशा कहाँ पे होगा, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका ही होगा, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बस इतना है, नहीं समझे। हाँ तो एक्सप्रेशन दो कुछ, समझ में आ गया तब भी, नहीं आया तब भी, तो फिर मैं कंफ्यूज जाऊंगा। डन। अच्छा, ये कौन सा है, ये याद करने वाली है, ये है कैनरी। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे कि देखो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे डेजर्ट बनने में। कोल्ड मतलब एवपोरेशन, वाष्पीकरण नहीं, बारिश नहीं, तो डेजर्ट होगा ना। जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे गर्मजोशी से पढ़ रहे हैं, वाष्पीकरण हो रहा है, तो उनके ऊपर बारिश भी होगी, नॉलेज की, खुद खुद में खुद। आज जो बहुत ठंडे पड़े हुए हैं, अंदर से कोसे जा रहे हैं कि पता नहीं क्या पढ़ाई जा रहा है, वो भारी होते जाएंगे। ठंडी हवाएं कैसी होती हैं, भारी। वो अपने आप में जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे जीवन में। यही होता है। अगर आप खुद गर्म हो सको, अपना गर्म जोशी ला सको किसी माहौल में, आगे बढ़ जाओगे। समझ में आ गया, मैंने डायरेक्टली गाली भी दे लिया, एंजॉय करो। डन। देखो जो इक्वेटर पे आते हैं इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल करेंट्स। तो अब नाउ आई थिंक यू कैन इजिली आंसर, इजिली आंसर कि जो भी वार्म ओशन करंट होगा वो गर्म करेगा, कौन सा वार्म है कौन सा कोल्ड है, इतना क्लियर। अब पूछो, नॉर्वेजियन करंट।
कैनेरी कोल्ड ही है। लेब्राडोर यहाँ पे है, इनके बीच का डिस्टेंस पता है कितना है? पूरा अटलांटिक ओशन की हम बात कर रहे हैं। इस मैप पे जा रहे हो? पूरे अटलांटिक ओशन की बात करो, यहाँ पे देखो कई सारे पैसेजेस हैं, यहाँ पे क्लियर है भी नहीं। नॉर्थ से यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है, बस ये समझो कि जायरे होता है, ये अपना गर्म है, यहाँ से कोल्ड ओशन करंट में मिक्सअप हो रहा है और नीचे आ रहा है, तो क्या हो गया वो? ठंडा। और अभी दूसरे में हम ओशनोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, वरना यहीं लटके रह जाएंगे। बोलो। कल मैं पूछूंगा, कोई भी करंट का नाम आपको पता होना चाहिए, गर्म है। अक्सर आपसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, देखो जाके देखना अपना, कि इस सारे करंट के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। और हर बार क्या करता है, कुछ ना कुछ एंगल चेंज कर देता है, बट कॉन्सेप्ट वही रहता है। आप बोलो। हम्म। ईस्ट की तरफ। हाँ। हाँ, ये तो सही है। मैंने क्या कहा था कि अभी के लिए बता रहा हूँ कि मान लो ये क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, तो पानी कहाँ जाएगा? ईस्ट टू वेस्ट। कहा था कि 2 क्लास के बाद इसके और भी कारण बताऊंगा, तो 2 क्लास वेट करो। तब आंखें बंद करो, आपको एक्स्ट्रा समझना है तो बता दूं मैं अभी ही। समझना है। बाकी लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, इन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इसलिए पूछ रही हैं, इनको बता देता हूँ। देखो ये क्या है, ये क्या है, वेट करो। जो हमारे वाकई जो पानी का मूवमेंट होता है ओशन में, उसका मेन फैक्टर होता है विंड्स। और विंड हमारा चैप्टर है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा है क्या है, प्रेशर। फिर क्या है, प्रेशर बेल्ट। जब प्रेशर समझ जाओगे तो क्या समझोगे, विंड। और विंड के इन्फ्लुएंस में ओशन वाटर मूव करता है। तो ये इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है 2 चैप्टर बाद का है, मैं आपको इनको बता देता हूँ। देखो हवाएं यहाँ पे कैसे बहती हैं, 0 से 30 है ना, तो यहाँ पे हवाएं कैसे बहती हैं, इस तरह से। कैसे? पूरब से पश्चिम। यहाँ से हवाएं कैसे बहती हैं, इस तरह से। और मैंने क्या कहा कि विंड के इन्फ्लुएंस में। अब तुम जो देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ से ये हवाएं जब पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर जा रही हैं, तो पानी को कहाँ ले जाएंगी? ठीक है, गौर करो यहाँ पे आगे देखो, ये हवाएं कहाँ बह रही होंगी यहाँ पे, इसके इन्फ्लुएंस में कहाँ जाएगी पानी? समझ में आ गया? डन। बाकी डिटेल डिस्कशन में फिर से करूंगा कि इन हवाओं का नाम बताऊंगा आपको, तीन तीन, उनकी कुछ कहानियां बताऊंगा, यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, 2 क्लास के बाद। डन। ये भी हो चुका है। डिस्कशन तो बहुत कर लिया हमने ना। इसका फोटो, ये तो आपके है ही उसमें। प्लस का करंट दिख रहा है, नॉर्थ पैसिफिक। तो ये क्रोशियो है ना, ये गर्म आके टकरा गया यहाँ पे। जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे टकराया। अब पूरा पृथ्वी गोल तो दिखा नहीं सकते यहाँ पे, तो इसीलिए। डन। सन फेसिंग वर्सेस नॉन फेसिंग ग्लोब्स। नाउ, 2 तरीके से, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, उसके सारा फैक्टर पढ़ लिया हमने। अच्छा, आपने देखा कि सारे फैक्टर पढ़ने के बाद लैटिट्यूड में लैटिट्यूडनल हीट इम्बैलेंसेस हैं कि नहीं? अगर ट्रॉपिकल क्षेत्र में देखोगे 0 to 35 40 के बीच में टेम्परेचर ज़्यादा है, पोलर रीजन में कम है। बस इसी को बोलते हैं हम लोग, रुको। अच्छा आ जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया। वापस हिंदी में, अलग अलग लैटिट्यूड पे अक्षांश पे टेम्परेचर अलग अलग है। डन।
ये भी हो गया। 36 दिख रहे हो ना घर पे? फिर मेरे से रिवार्ड ले जाना आकर, रिवॉर्ड ले जाना मेरी तरफ से। एग्जाम के बाद लिखोगे तो जो आप ढूंढ रहे थे वो टॉपिक आ गया। क्या नाम है? आइसोथर्म, थैंक यू। आपने नाम सुना होगा आइसो बार। एक सुना होगा आपने आइसोटोप्स। आइसो हलाइन सुना है? आइसो हाइट सुना है? आइसोथर्म सुना है? थर्म मतलब? आइसो मतलब सेम। तो हम जब मैप पे पृथ्वी के अन्य अलग अलग जगहों को जिनका टेम्परेचर सेम है, अगर किसी पॉइंट डॉट से मिला देते हैं, लाइन से उनको डॉट कर दो और उनको मिला दो, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोथर्म। याद रखना ये इमेजिनरी लाइंस हैं। कहाँ करते हैं ड्रॉ? मैप पे। क्लियर है? अगर मैप के ऊपर हम जब पृथ्वी को सारे प्लेसेस को लोकेट कर रहे होते हैं, सबका टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो मान लो कि हर वो प्लेसेस ऑन पृथ्वी अर्थ जिनका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, उन सारे पॉइंट सारे प्लेसेस को हमने मार्क कर लिया और एक लाइन से मिला दिया। कुछ लाइन होगा वो सारे ऐसे प्लेसेस को दर्शा रहा है जिनका टेम्परेचर सेम है। तो आइसो थर्म, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर। हाँ, समताप रेखा, सम ताप। इतना क्लियर है? आइसोथर्म क्लियर है? देखो आइसो हिंदी में भी है यहाँ पे, देखो समताप रेखा। इसका अर्थ क्या है? सिंपल, वह लाइन जो दुनिया के सारे प्लेसेस जिनका टेम्परेचर जिनका तापमान सेम है उनको ज्वाइन कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे यूपीएससी। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे, फोटो लेते वक्त बात ना करें कृपया। हाँ, बेहतर है तुम उधर ही आ जाया करो, वरना मैं कभी तुम्हारा सिस्टम ना तोड़ दूं हटने के चक्कर में। तुम आपस में सीट एक्सचेंज कर लो, आपस में सीट एक्सचेंज कर लो। तो बेहतर है अपना सीट एक्सचेंज कर ले, हर बार डायरेक्शन देगा वो बोलेगा क्लास में डिस्टरबेंस होगी। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, आपको क्या पूछ रहा था क्वेश्चन? अच्छा चलो, मान लो जैसे हम इसकी बात करते हैं, इस रीजन में समझने के लिए देखना। मैं चाहता तो सीधे लाइन बोल के आगे निकल जाता, बट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान समझ लो। यहाँ पे जैसे आगे बढ़ते हो, इसके आसपास टेम्परेचर दिल्ली के आसपास कितना है? मान लो थोड़ा सा ऊपर और चले जाओ, कितना होगा गर्मी के दिन में? मान लेते हैं 30 तो होगा कम से कम। 30 से अब आगे बढ़ोगे एवरेस्ट में मिल जाएगा नेपाल में, उसका टेम्परेचर -30। फिर कितना प्रॉब्लम हो जाएगा मिलाने में आइसोथर्म्स को, हो जाएंगे ना। इसीलिए क्या करते हैं कि आइसोथर्म जब भी ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम लोग ऊंचाई जो अल्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब फैक्टर है, उसको हम लोग हटा देते हैं। वी ऑलवेज टेक द टेम्परेचर एट नॉट ग्राउंड, एट सी लेवल। कहाँ से लेते हैं? सी लेवल से। दुनिया में किसी की हाइट मेजर की जाती है तो कहाँ से की जाती है? सी लेवल से की जाती है। तो उसकी हाइट को रिड्यूस कहाँ कर देते हैं हम लोग? सी लेवल पे। और उसके बाद टेम्परेचर निकाल लेते हैं। और कैसे करते हैं रिड्यूस सी लेवल पे? क्योंकि हर 1 किलोमीटर नीचे आओगे तो टेम्परेचर कितना गर्म हो जाएगा? 6.5 डिग्री। अगर मान लो 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे कोई माउंटेन है, वहाँ का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको तुम घटाओगे कितना? 8 नीचे आ जाओगे। 8 छक 48, 8 छक 48, मतलब कि और थोड़ा सा जोड़ दो, 85 मान लेते हैं हम लोग, तो कितने हो गए? 20 डिग्री के आसपास आ जाएगा ना। इस तरीके से टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं, ये ध्यान रहेगा। हाँ, तो वेन एवर you draw isotherm line, you always take it on the sea level, you avoid the factor of altitude। डन? ये लिखा हुआ है यहाँ पे।
देखो, समताप रेखाएं खींचते समय ऊंचाई के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता है, समुद्र तल से मापा जाता है। जैसे लिखा हुआ तो हर जगह पे है, लेकिन मीनिंग समझ में आया क्यों? वेरी गुड। डन। हाँ, सारे रेलवे स्टेशन पे जब नाम लिखा होता है ना, उसके नीचे उसका समुद्र तल से ऊंचाई लिखी हुई होती है। और जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, लोग जब पढ़ रहे होंगे अपना इंडियन ज्योग्राफी, तो वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मान लो लिख दिया है, कोई भी बोल दिया आरा, आरा, नाम सुना है आरा का? भोजपुर, पटना, बिहार शरीफ, कुछ भी नाम रखा, वहां देगा कि इनमें से चार में से कौन सा हाइट हो सकता है, या उसके नीचे लिखा हुआ होगा, आप यूं ही बता दोगे बिना पढ़े कि वहां पे क्या है। इंडियन ज्योग्राफी में है वो। यू गॉट इट? थैंक यू। समझ में आया? ये कैसे समझ के आधार पे, जैसे आप आंसर कर पा रहे हो ना, तो वैसे ही समझ लेना है, याद बहुत कम करना है। डन। अब ये टॉपिक जनरली ऑप्शन वाले पढ़ते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि एक बार यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, तो मैंने सोचा कि आपको डिटेल में पढ़ा दी जाए, जो नहीं पूछा है वो भी, जो पूछ सकता है अगले 10 साल में वो भी। तो जो आइसोथर्म इतना बता के हो जाता है काम, कि होता क्या है, यही आपकी एनसीईआरटी में है। लेकिन अब इसका थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि पानी से जुलाई के महीने में जब जमीन पे जाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जनवरी के महीने में जाओगे तो घट जाएगा। और आइसोथर्म, समताप रेखाओं की बात करोगे तो समताप रेखाएं भी अप डाउन होगी ना। तो क्वेश्चन यूपीएससी में इतना ही आया है कि जब हम लोग समुद्र से लैंड पे जाते हैं तो समताप रेखाएं मुड़ जाती हैं। जनवरी में किधर मुड़ जाएंगी? पोल की तरफ या इक्वेटर की तरफ? सोच समझ के बोलो। ध्यान से देखो, मान लो ये हमारा कोई लैंड एरिया है, ठीक है, यहाँ से ये वाटर एरिया है। ध्यान से रुक जाओ, वाटर एरिया है, डिड्यूस कर लेते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से पानी, जुलाई का महीना, जुलाई के महीने में यहाँ का टेम्परेचर मान लो इस पॉइंट पे है 30, 30 नहीं होता है पानी कभी भी। हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 29 डिग्री सेल्सियस, वो भी कहाँ? इक्वेटर पे। तो यहाँ पे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है पानी का। उस वक्त जुलाई का महीना है, तो बताओ जमीन का टेम्परेचर 25 कहाँ मिलेगा, इधर या इधर? ऊपर मिलेगा, क्योंकि इधर और ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 25। तो यहाँ पे जो समताप रेखा मिलाना है, तो 25 यहाँ पे, और ये पानी लैंड पे कहाँ है? यहाँ पे। कहाँ गया ये? पोल की तरफ। कंसंट्रेशन नहीं था आपका, और आप तो लिखने में बिजी हो। मैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं बोलता जो बाद में नहीं नोट कराऊंगा। और जो ऐसा बोलता हूँ जो नोट नहीं कराना है, मैं पहले ही हिंट कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए ज़्यादा ध्यान समझने पे दीजिए। बाकी मैं अवेलेबल हूँ, कभी भी पूछना है पूछो। कुछ दिन के बाद मैं फ्री भी हो जाऊंगा, कहोगे 1 घंटा बैठ जाऊंगा यहीं पे, आधे घंटे तुम पढ़ लो जितना पढ़ना है। बिना तुम्हारे संस्थान से पैसा लिए तुम मेरे को कह देना आकर के 10 दिन में सारी ज्योग्राफी दोबारा रिपीट करके खत्म कर देंगे, 1 घंटे, 10 घंटे में पूरा रिवीजन, उसमें तो लिखना होगा नहीं। ऐसी चीज हो सकती है, इट्स नॉट, तुम पढ़ाई तो करो। कहते हैं ना कि तुम मांगो और तुम्हें मिलेगा, भगवान कहते हैं ना। तो अगर तो आप चाहते हो पढ़ना तो पढ़ो ना। कभी क्वेश्चन पूछा है जो मैंने मना किया हो? आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग ज्योग्राफी। ऑफ टाइम में कुछ भी पूछ सकते हो, बट क्लास में ज्योग्राफी समझ में आ गया? अगर मान लो जनवरी का मौसम हो तो नीचे आ जाएगा, प्योर मतलब टुवर्ड्स इक्वेटर। क्यों, समझ में आ गया? चलो, इसके अलावा और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। वेट, क्या नॉर्थ साउथ? नहीं समझ में आया, कहाँ था दिमाग? ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कर दोबारा। जुलाई का मौसम है, पानी और जमीन ज़्यादा गर्म कौन? जमीन ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे जो सनलाइट पड़ रही है और जो यहाँ सनलाइट पड़ रहा है, यहाँ अगर 25 डिग्री सेल्सियस हुआ तो यहाँ पे कितना होगा? ज़्यादा होगा। और इक्वेटर की तरफ आओगे तो और ज़्यादा होगा। तो 25 कहाँ मिलेगा? ऊपर की ओर। तो गर्मी के दिनों में कहाँ जा रहा है ये? ठंड के दिनों में ठीक उल्टा हो जाएगा। सिंपल। तो एक क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन मान लो, समताप रेखाएं जो हैं, टेम्परेचर वेरिएशन यूनिफॉर्म कहाँ रहेगा? साउथ हेमिस्फीयर में, सदर्न में, या नॉर्दर्न में?
वेरिएशन यूनिफॉर्म कहाँ रहेगा? साउथ में। क्यों? क्योंकि पानी है तो पानी है, जहाँ जमीन है वहाँ जमीन है, ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं है। लेकिन नॉर्थ में पानी जमीन, तो ये देखो तो पानी और जमीन, फिर यहाँ मान लो पानी है फिर जमीन, तो ऐसे से होगा। तो मोर कॉन्ट्रास्ट वे नॉर्थ में। इरेगुलर समताप रेखाएं कहाँ मिलेंगी? उत्तर वाले क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में। और रेगुलर कहाँ मिलेंगी? इसके अलावे अगर मैं दो समताप रेखाओं का, मान लो ये 25 डिग्री वाला था और मैंने 20 वाली खींचूं, तो 20 वाली का समथिंग यहाँ पे ऐसे हुआ कुछ, समथिंग लाइक दिस। तो इनका जो बीच का गैप है, डिस्टेंस, क्या 20 और 25 के बीच में जो यहाँ गैप है, यहाँ भी उतना ही गैप होगा? ज्यादा हो गया या कम होगा? गैप ज्यादा या कम? अगर इसका आंसर समझ के कर पा रहे हो मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट ओके है, और मोबाइल में बिजी हो तो फिर बाद में पछताते रहोगे, क्योंकि इसका आंसर किसी बुक में है नहीं, इसलिए कहा था। देखो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे मान लो एक ये समताप रेखा है 25 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, और यहाँ पे ये एक समताप रेखा होगा मान लो 20 डिग्री सेल्सियस का। इनके बीच में जो गैप है, ये नॉर्थ वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो ऐसे ही मैंने कहा ये 25 का, और उल्टा कर दिया क्या? नहीं नहीं, ये 20 का। इनका गैप ज्यादा होना चाहिए, किसका ज्यादा होना चाहिए? नीचे वाला गैप। श्योर हो? क्यों? लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा नहीं, जो भी है यूनिफॉर्म है। इतना क्लियर है? दूसरे में ये ज्यादा कम होने का क्या मतलब होता है? ये मेन सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। गैप ज्यादा होने का क्या मतलब हो सकता है? टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम है, यूनिफॉर्मिटी सर ज्यादा है। इधर क्या है? इसका मतलब ये भी है कि मौसम में ज्यादा डिस्टरबेंस कहाँ होगा? नॉर्थ में ही होगा। ये भी समझ में आ गई? तो ये बहुत कुछ शो कर रहा है। अगर मान लो कि अब मैं नॉर्थ साउथ नहीं दिया, नेक्स्ट लेवल जो अभी तक नहीं पूछी यूपीएससी, फिर से पूछता हूँ। मान लो मैंने ऐसे कह दिया कि ए की जोड़ा ये है, ए समताप रेखाओं का, और है कि ये है बी। वैसे ही पूछ दिया, बताओ ए और बी, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सदर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म्स लाइन। समझ में आ गया? नॉर्दर्न ए। वैसे ही वो दे के बताओ कि कहाँ का मौसम स्टेबल है, कहाँ आंधी तूफान आने की संभावनाएं हैं, ए का। कहाँ पे लाइफ आसान है। समझ में आ रही है? इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है, सिर्फ लाइन दे करके। अभी यहाँ तक पहुंचा नहीं है। तुम साउथ पोल देख रहे हो, मैं मौसम वाइज पूछ रहा हूँ, ठीक है? समताप रेखाएं, हो सकता है कि अफ्रीका वाला हो रीजन, ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो। समझ में आ गया? तो अब आपको समझ में आई। अगला क्वेश्चन इसी तरह से पूछते जाएगा। जैसे आइसोथर्म कहाँ गया, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल देखोगे कि 0 डिग्री, 20, 30, 90, जैसे जैसे हम लोग 0 से 90 की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे समताप रेखाएं हैं हमारे अक्षांश को जनरली फॉलो करती हैं, पैरेलल मतलब होती हैं। ठीक है, पहला गुण सही है ना? दूसरा, जब ये पानी से जमीन पर आता है या जमीन से पानी पर जाता है तो ये मुड़ जाता है। क्लियर? इसी में एक लाइन आगे बढ़ जाओ। गर्मी के दिनों में जब ये पानी से जमीन पर आता है तो ध्रुव की तरफ मुड़ जाता है। ज्यादा हो रहा है? उसके आगे, जब ये जमीन से पानी की तरफ जाता है गर्मी के दिनों में तो नीचे की ओर, मतलब पोल इक्वेटर की तरफ आ जाता है। ठंडा में ठीक उसका उल्टा। इतना क्लियर है? थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट लेकिन समझ में आ गया होगा। आगे, अगर वाइड स्पेसिंग ज्यादा हो, इसका क्या मतलब हुआ? चीजें नॉर्मल हैं। और कम स्पेसिंग हो तो? अच्छा बताओ, सडन सीजन चेंज, वाइड और नैरो? नैरो। सडन सीजन चेंज मतलब सीजन, आई मीन टू से वेदर चेंजेस। तो वेदर चेंजेस नैरो में ज्यादा, और इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि स्टेबल है वो। क्लियर? इतना तक सही है? क्या क्या फिर से बोलो। समानांतर जनरली पैरेलल होते हैं। हाँ, जनरली
अरे नहीं, ये नहीं, ये कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी ऐसा है, अक्षांश रेखाएं ऐसे हैं, और समताप रेखाएं कैसे हैं, तो उनके लगभग पैरेलल हैं वो अक्षांश के, बस ये कह रहा है कि लगभग उनको फॉलो करती हैं, उनके पैरेलल होती हैं। हाँ, ये आपस में पैरेलल होंगे समताप रेखाएं। समताप रेखाएं क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, लेकिन पैरेलल का मतलब ये नहीं कि 100% वही, मतलब समवॉट पैरेलल होंगे। ये इनका विशेष गुण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आप आराम से लिखो, मेंस के एग्जामिनेशन में नंबर मिलेंगे भर भर के, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर आइसोथर्म दैट दे जनरली फॉलो लैटिट्यूड्स एंड 2 3 ऑल द क्या बोलते हैं, समताप जो रेखाएं हमारे हैं आइसोथर्म्स, दे आर इन जनरल पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इन जनरल पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आएगा, इन विच मंथ यू विल सी मैक्सिमम वेरिएशन, कौन से मौसम में वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। याद रखना कि तुमने गर्मी बोला है, कहीं साइड में लिख लो, अभी आ रहा हूँ वहां पे मैं। ठीक है, सर्दी उससे क्या नहीं कि मैं सब बोल रहा हूँ तो सर्दी होगी, सोच के बोलना है। यहाँ तक हो गया, आगे आते हैं। द आइसोथर्म्स आर इरेगुलर ओवर द, कोई इशू इसमें, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है हेमिस्फीयर ड्यू टू एनहांस लैंड सी कॉन्ट्रास्ट। अगला, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ लैंड ओवर वाटर इन विच नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाट हैपेंस, जनरली थोड़ा गर्म होता है वो। ठीक है, द थर्मल इक्वेटर, जानते हो व्हाट इज थर्मल इक्वेटर। एक तो हमारा 0 डिग्री है, वो इक्वेटर है, लेकिन अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर का टेम्परेचर एवरेज साउथ हेमिस्फीयर का एवरेज टेम्परेचर लोगे, तो इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा वो इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, नीचे वाला थोड़ा कम है। जैसे मान लो कि एक हिस्सा पृथ्वी का ये है और एक हिस्सा ये है, इधर के लोग बहुत गुस्से में है, इनका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और इनका 20 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों का 20 होता तो ठीक, ये क्या होता हमारा इक्वेटर लाइन होता टेम्परेचर वाला, आइसोथर्म लाइन की बात करो अगर, थर्मल इक्वेटर। लेकिन इधर 30 हो गया, इधर 20 है, तो ये जो लाइन थोड़ा सा इधर आएगा या इधर आएगा, एवरेज में थोड़ा इधर आ जाएगा ना, बैलेंस करने के लिए। तो वही ये कहना चाह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, नीचे वाला थोड़ा कम होता है। इसलिए जब हमारे लाइन को डिवाइड करते हैं पृथ्वी को, जो 0 डिग्री टेम्परेचर वाइज डिवाइड करोगे कि दोनों तरफ बराबर बराबर टेम्परेचर हो, तो थोड़ा सा वो ऊपर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग ITCZ, द थर्मल इक्वेटर। डिटेल डिस्कशन 3 क्लास के बाद। ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वही जो ट्रॉपिकल हवाएं होती हैं जहां कन्वर्ज करती हैं, उन्हीं को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अभी के लिए इतना ही समझो, हो गया इतना। आगे बताओ, तो आगे देखो, वाइल पासिंग थ्रू एन एरिया विद वार्म ओशन करंट, while passing through an area with warm ocean currents the isotherm show a poleward shift। बताया था मैंने, पानी जमीन पे जाओगे तो पोलवर्ड। नाउ हिंदी में किसका फोटो, ये हो गया डन। ये नहीं आया, कैसे कह सकते हो, अभी डिस्कशन करेंगे। डन। ये विशेषता पे आप लोग स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि होमवर्क वो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, कभी भी आ सकता है, और इतना डिटेल मिलेगा भी नहीं आपके उसमें एनसीईआरटी में। डन। हो गया, सारी बातें हो चुकी हैं। जो येलो है क्या है, और रेड क्या है, बताता है मैक्सिमम साउथ।
कहाँ तक आ सकता है हमारा जो इक्वेटर लाइन है, ये कौन सा है, इक्वेटर है एक्चुअली, कौन सा, थर्मल इक्वेटर है। जब आप कब आते हो, ये छोटा थोड़ा सा हो गया क्या, एनीवेज, मैक्सिमम नॉर्थ कहाँ तक गया यहाँ पे, 25, यहाँ पे कितना गया, 20 तक ही जाता है। इसका मतलब क्या है, जो ITCZ है, ये हमारा जो टेम्परेचर है पृथ्वी का, नॉर्थ में ज़्यादा है, ज़्यादा ऊपर तक चला आता है। इसी का इम्पैक्ट देखेंगे हम लोग इंडियन मानसून, कब देखेंगे, देख रहे हो ये कहाँ भाग गया, थर्मल इक्वेटर मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उस वक्त, उस महीने, जैसे जून के महीने में 10 जून के आसपास कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। तो मतलब ये हिस्सा पूरा गर्म, यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, और ओशन का प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हवाएं कहाँ से कहाँ बहेंगी, इसीलिए यहाँ तक बारिश करवा रही होंगी। ये सब जोड़ेंगे बाद में, अभी समझ में आया इतना, आगे बढ़ो। सीजनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपका पॉइंट आ गया टॉपिक, सीजनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ कौन से सीजन में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, किस में नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे सबसे बेहतर है दुनिया में, मैंने आते ही क्लास में डिस्कस किया था, सुबह सुबह लोग नहीं आए थे आपके क्लास में, कि ऐसे 2 महीना जिसको जज करने के लिए लिया जाता है, जिसमें एक्सट्रीम कंडीशंस प्रिवेल करती हैं, एक जनवरी, दूसरा जुलाई। इसलिए जनवरी और जुलाई का ही पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व करके चीज़ों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो क्वेश्चन आपको बस ये समझना है कि जो वेरिएशंस होते हैं जुलाई में और जो होते हैं जनवरी में, किस केस में ज़्यादा वेरिएशंस होंगे। जुलाई में वेरिएशन ज़्यादा, जनवरी में कम, क्योंकि देखो तो, समताप रेखाएं आमतौर पर अक्षांश के समानांतर होते हैं, ध्यान सुनना, आमतौर पर समानांतर होते हैं ना, लेकिन सामान्य प्रवृत्ति से विचलन जुलाई की तुलना में जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में। हो गया उल्टा, ये तुम्हारी सोच है। अब उल्टा हो गया मतलब यहाँ पे एक मेन सा क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों, का आंसर देखो, 2 पॉइंट दिया हुआ है नीचे, क्यों, पढ़ो और बताओ। जनवरी में भूमि और जल के बीच का बड़ा तापमान अंतर है कि नहीं, अब गर्मी में तो दोनों गर्मी हो रहे हैं, यहाँ पे जनवरी में भूमि और जल के बीच बड़ा तापमान अंतर और सूर्य के कम विकिरण के कोण के कारण समताप रेखाएं अधिक विचलित होती हैं। तो मतलब पूछ रहे हैं, चैलेंज है जरा सा, हमेशा अंग्रेजी में सीखते हो, थोड़ा हिंदी पढ़ के बताओ। ये आई अकल, larger temperature difference between land and water and the lower radiation angle of sun in January। इसलिए इसको हाईलाइट किया मैंने, क्योंकि यही आपका मेन पॉइंट है मेंस के लिए। अगला पॉइंट क्या है, इन जुलाई आइसोथर्म्स लेस डेविएट, कम डेविएशन होता है ड्यू टू स्मॉलर टेम्परेचर डिफरेंस एंड मोर रेडिएशन, रेडिएशन बहुत ज़्यादा है ऐसे केसेस में, दोनों गर्म है तो दोनों गर्म है, दोनों ठंडा है तो दोनों ठंडा है, ऐसे केसेस में वेरिएशन क्या है, कम है, आइसोथर्म में डेविएशन क्या होगा, कम। तो देखो ये कंफ्यूजिंग था ना, जनवरी में ज़्यादा डेविएशन, जुलाई में कम डेविएशन, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, इसी में ये है आपका। और उत्तरी गोलार्ध में क्यों ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वही आइडियल कंडीशन है। जैसे मान लो कि तुम कितने अच्छे स्विमर हो, मुझे पता करना हो, तो शांत जल में तुम्हें फेंक दूं और एक मझधार में फेंक दूं, मालूम चलेगा। बंदरगाहों पे खड़ा जहाज सबसे सुरक्षित होता है, पर क्या जहाज इसलिए बनाए जाते हैं किनारे, बंदरगाहों पे खड़ा जहाज सबसे सुरक्षित होता है, पर क्या जहाज इसलिए बनाए जाते हैं, वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो, किनारों पर कब तक टहलते रहोगे, मझधार में कूदो, अच्छे स्विमर बनो। कौन से महीने का डेविएशन, ये नॉर्दर्न और ये सदर्न, डेविएशन ज़्यादा कहाँ पे है, ऑफ कोर्स लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट
ज़्यादा है, डेविएशन ज़्यादा है। उसके कंपेरिजन यहाँ पे देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्म में नहीं, आइसो बार में भी देखने को मिलेगा, विंड मूवमेंट में भी देखने को मिलेगा, सीजन में भी देखने को मिलेगा। इस लाइफ के हर एक एक्टिविटीज क्लाइमेटिक इवेंट में आपको ऐसी चीज देखने को मिलेंगी। कहाँ पे? नॉर्दर्न इज मोर अनस्टेबल देन सदर्न। और इस बात से स्पष्ट होता है कि जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ समस्याएं भी डायरेक्टली नहीं है लेकिन डायरेक्टली है कि नहीं? हाँ, तो अच्छा है कि तुम लोग कम हो। व्हाट इज दिस? ये कब है? जुलाई। जुलाई में उतना डेविएशन है क्या? यहाँ पे डेविएशन ज़्यादा और जुलाई में कम है। ये प्रैक्टिकल डेटा थ्रू आउट वर्ल्ड से लिया गया है। एंड देन आफ्टर दे हैव ड्रॉन इट, एनसीईआरटी से लेकर दुनिया की सारी किताब में जाओगे ये मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग नहीं समझ पाए हैं कम से कम याद रख लें। जनवरी में डेविएशन ज़्यादा होता है, जुलाई में कम। नाउ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, कितना क्लियर है? एज वी गो अप टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर और 165 पर 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? नाम क्या देते हैं इसको कि जो टेम्परेचर कम होता है विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड? क्या बोलते हैं? तापमान, सामान्य तापमान ह्रास या तापमान, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, अगर इसी में थोड़ा सा जिसका ऑप्शनल है पढ़ लो जाके, एडियाबेटिक लैप्स रेट, पॉजिटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट, जीरो लैप्स रेट। अगर मुझे अलाउ करोगे तो मैं ही बता दूंगा। ये में पढ़ो, ह्रास दर, ये ह्रास ऐसे लिख के आया हुआ इसमें। मैंने क्या बोला? अगर इंटरेस्टेड हो तो पॉजिटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट, जीरो लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट। नहीं, वो अलग है, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। वेट, किसने पूछा है? मैं बिना बताए तो आगे नहीं बढ़ूंगा, बता दूंगा, बट यहाँ का टॉपिक है नहीं, ये हम लोग सिर्फ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बात कर रहे हैं। ये है कल के टॉपिक में। ये क्या है? लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा है, सोलर इंसुलेशन, यहाँ पे टेम्परेचर कम है। ऐसे केसेस में जो पोलर रीजन लगातार ठंडी होती जानी चाहिए थी और इक्वेटर वाला रीजन लगातार गर्म होता जाना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी बैलेंस करना जानती है। आराम से यहाँ की गर्म हवाओं को धीरे धीरे उधर भेज देती हैं, वहाँ की ठंडी हवाएं इधर आकर के टेम्परेचर बैलेंस करके रखती हैं। ठीक वैसे ही जैसे अपने आप लोगों की क्लास होना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट से आगे बढ़ना चाहिए। वैसे नहीं, लेकिन ये ऐसे समझ में आ गया। इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस, मतलब कि जो हीट सरप्लस रीजन है, कौन सा? ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ से हीट का ट्रांसफर होना कहाँ? हीट किसमें? जहाँ पे हीट की कमी है, डेफिसिट रीजन है। कौन सा रीजन है? पोलर रीजन। जहाँ पे हीट कम है तो ज़्यादा वाले से कम की तरफ ट्रांसफर हो जाने को ही क्या कहते हैं? हीट का बैलेंस करना। ठीक है, जैसे कि वैसी हीट को बैलेंस होने के लिए जो पोलर हवाएं हैं वो बहती हैं किधर? इक्वेटर की तरफ भी आने की कोशिश करती हैं। जो मैं अभी ऐसे बोल रहा हूँ, ये स्पेसिफिक नेम लेकर के विद डायमेंशंस बता रहा हूँ 2 क्लास के बाद, 3 क्लास के बाद। और बता दूं आपको, जो अब आज के बाद से जो क्लास होने वाला है, हम लोग पूरी क्लाइमेटोलॉजी में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है प्रेशर बेल्ट को समझना। क्योंकि वो सब कुछ डिसाइड करेगा, बारिश से लेकर के ह्यूमिडिटी से लेकर साइक्लोन से एंटी साइक्लोन से लेकर लाइटनिंग, एवरीथिंग, क्लाउड, सब कुछ डिसाइड वही करने वाला है। मैं लिंक करके दिखाऊंगा आपको, वो चीज़ ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि मैंने हजारों वीडियोस देख चुके हैं, कहीं पे भी उतने डिटेल में उस तरीके से नहीं बताया गया है। मैं बताने वाला हूँ, ध्यान रखना। तो कल क्लास मिस, कल क्लास है क्या हमारी? हेलो हेलो हेलो। अपनी बातें प्रेम से रखना सीखो। में कहोगे तभी समझ में आएगा, नहीं आता है समझ में, प्रेम से बताओगे समझ में आ जाएगा। अगर समझाना नहीं चाहते हो तो बात अलग है। ठीक है, सरप्लस एंड
क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इक्वेटर में टेम्परेचर ज़्यादा, इधर कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पोल की तरफ। डन। लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस, मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा मर्जी। नया टॉपिक शुरू। टॉपिक का नाम है तापमान व्युत्क्रमण, और क्या है यहाँ पे, प्रतिलोमन। बोथ आर राइट। जनरली क्या होता है, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेस, प्रायः घटता है। लेकिन जब इसके उलट हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, बढ़ने लगे तो इसे क्या बोलेंगे, प्रतिलोम। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। छोड़ दो, अभी बताऊंगा बाद में। जैसे पृथ्वी में ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, राइट है इतना। लेकिन कहीं बढ़ना शुरू हो जाए तो उल्टा हो गया, तो वही कहता है प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण या इन्वर्जन, इन्वर्ट हो जाना। इतनी बात समझ में आई? यही है लैप्स रेट अपना, 1 डिग्री पर 165 या साढ़े साढ़े 6 डिग्री पर किलोमीटर कम हो जाना। लेकिन कहता है कि बट ऑन सम ओकेजन्स द सिचुएशन गेट रिवर्स्ड and instead of temperature decreasing it start increasing, and that situation is called temperature inversion. That's all. ठीक है। अब इसमें कुछ है आपके लिए कि temperature inversion is usually for short duration but quite common nonetheless। मतलब कि टेम्परेचर इन्वर्जन कोई ऐसी बात नहीं है जो कभी साल 2 साल में एक बार देखने को मिलेगी, ये अक्सर देखने को आपको मिल सकता है। ये अलग बात है कि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर इन्वर्जन की घटनाएं बढ़ती हैं घटती हैं। बिना समझे बताओगे तो फिर गलत बताओगे। तो गलत दशाओं को देख लिया जाए फिर इसका आंसर किया जाए। चलो देखते हैं कि व्हाट आर द आइडियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, फॉर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। कितना हो गया ये, वैसे लिखा हुआ यहाँ पे, पोल की तरफ बढ़ती हैं। वाताग्र है ना, फ्रंट्स, वाताग्र। अभी देख लेते हैं क्या कारण है, फिर उसके टाइप्स देख लेंगे, फिर आप आसानी से बता सकते हो कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा। याद नहीं करना है, समझना है। हो गया इतना? दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, वार्म है, एज यू गो ऊपर कूलर हो गया और ऊपर कोल्ड हो गया। लेकिन जब ऐसा कुछ होगा अपोजिट वाला केस तो कूलर वार्म, इसका मतलब कि जब ऊपर गए तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिला, इसे क्या बोलते हैं, तापमान व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन। तो व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन? शीतकालीन लंबी रातें हैं, क्या होगा इससे, शीतकालीन लंबी रात होगा तो पृथ्वी जो गर्म हुआ होगा दिन में उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा ठंडा होने के लिए। जब पृथ्वी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ऐसे केसेस में जब हवाएं उसको टच करेंगी तो ठंडी हो जाएंगी। और मैंने बताया, मान लो ये चिल्ड वाटर बॉटल है, यहाँ पे हवाएं आई, इसको टच किया तो कैसा हो गया, वो ठंडी हो गई और अपना मॉइस्चर भी रिलीज कर दिया। इसीलिए आपके बाहर जो ग्राउंड में ओस दिखता है, जमीन काफ़ी ठंडा हो गया, जो हवाएं उसको टच की वो ठंडी हो गई, लेकिन उसके ऊपर की हवाएं जो टच नहीं की वो कैसी है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ कि नहीं, जब नीचे से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर ज़्यादा मिला, एंड दैट्स वाई। क्लियर? क्या नहीं आई सब, ध्यान से। जब हवा आकर के इस ग्लास को टच किया, ठंडी हो गई। हेलो मोबाइल ने कहा, जब हवा आई टच की इसको, क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो जब हवाएं ठंडी हो गई तो यहाँ की हवा कैसी है, गर्म, यहाँ की हवा कैसी हो गई, ठंडी। ठीक उल्टा कर लो, पृथ्वी लंबी रातें हैं शीतकालीन, तो पृथ्वी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और लंबी रात मतलब ज़्यादा समय मिलेगा हीट को
बाहर निकालने का, रेडिएट, तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा वो। तो ठंड हो चुकी है उसमें, जब हवाएं टच करेंगी तो हवाएं कैसी हो जाएंगी, ठंडी। लेकिन जो हवाएं टच नहीं की हैं ऊपर वाला, वो कैसी हैं, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ा या घटा, बढ़ा। इसको क्या कहते हैं, डन। पहला कंडीशन क्लियर। दूसरा कंडीशन, स्वच्छ एवं मेघ रहित आकाश, क्लियर स्काई, ट्रांसपेरेंट स्काई। का मतलब जो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, कोई ब्लॉक नहीं कर रहा उसको, सीधा निकल जाएगा ऊपर। ऐसे केसेस में ठंडा ज़्यादा हो जाएगा वो, राइट। और इस केस में टेम्परेचर इन्वर्जन होगा कि नहीं, अभी जमीन ठंडा हुआ था ना। सेकंड क्लियर हो गया, मेघ रहित। जैसे कि मान लो मैं क्लास में बता रहा हूँ, आपके दिमाग में कोई और बात नहीं चल रही हो, सिर्फ ज्योग्राफी चल रही हो, तो आपके दिमाग के ऊपर कोई क्लाउड नहीं है ना थॉट का। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात है कि दिखता नहीं है क्लाउड, लेकिन जिसके दिमाग में होता है उसी को सिर्फ जानकारी होती है कि कौन कौन सी बातें चल रही हैं। तो क्लाउड होगा तो मैं बताऊंगा तो ये ज्ञान पेनिट्रेट करके जाना मुश्किल होगा, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, कुछ स्कैटर्ड हो जाएगा, तो बताऊंगा 100 बातें, पहुंचेगी 5 या 10। जिसका क्लाउड नहीं होगा वहां तक सारी बातें पहुंचेंगी। इस तरीके से ये है, ठंडी जो पृथ्वी का गर्म गर्म एनर्जी है वो बाहर क्यों रेडिएट बैक होगा, क्लाउड हुआ तो रुक जाएगा, और नहीं हुआ तो निकल देगा। और जब निकल देगा तो नीचे वाला सरफेस एकदम कूल, ऊपर फिर गर्म मिल सकता है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है। शुष्क पवने, ड्राई वर्सेस मॉइस्ट एयर, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। शुष्क क्यों, ड्राई क्यों। देखो ड्राई पौने जनरली कौन सी होती हैं, ड्राई पौने कौन सी होती हैं, ठंडी। तुम, ये हवा में पानी होता है क्या, और ठंडी हवा जहाँ पे होगी उसके ऊपर गर्म मिल सकता है, गर्म हवा के ऊपर और गर्म तो मिलेगा नहीं। ये भी अगर जहाँ पे भी ड्राई एयर्स हैं, मतलब कोल्ड विंड्स हैं, वहाँ पे संभावनाएं किसकी हो सकती हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे जो ओस मिल रहा है, इसलिए कि हवाएं ठंडी हैं, गर्म होती तो क्लियर इतना। अगला, शांत एवं स्थिर वायुमंडल, जैसे मान लो कि बहुत तेज हवाएं बह रही होंगी, ठीक है, इससे पहले कि हवाएं ठंडी हो किसी रीजन में, उसका वातावरण को ठंडा करे, दूसरी हवा उसको रिप्लेस कर दिया, ऐसा कोई इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। जब प्रक्रिया, इवेंट, रिएक्शन होने के लिए कुछ समय चाहिए ना, बात समझ में आई। अब ऐसा नहीं कि एक कहावत है कि आपने बहुत सारा मसाला खा लिया और लगे हाथ तो दूध पी ली, तो रिएक्शन होगा, बात समझ में आई। इसका ठीक उल्टा हमारे एटमॉस्फेयर में है, अगर हवा आराम से एक ठंडी है तो ठंडी बनी रहे कुछ देर तक, तो जमीन ठंडा होगा या गर्म होगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कितना भी ठंडा क्यों ना हो ग्लास, यहाँ पे हवाएं आई टकरा के निकल गई, ठंडा हो जाएगी क्या वो, उसके लिए टाइम चाहिए उसको। यही यहाँ पे कह रहा है कि शांत एवं स्थिर वायुमंडल होगा तो ऐसे केसेस हो सकते हैं। अगला क्या है, और जितना स्नो कवर्ड होगा, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस, जितना स्नो कवर्ड होगा उतना ही नीचे ठंडा, हवाएं उतनी ही टच में आके ठंडी हो जाएंगी, एटमॉस्फेयर का हवा गर्म, तो क्या मिलेगा वहां पे। अब बताओ, इस पॉइंट को दिमाग में रखा और पूछ रहा हूं मैं कि जब तुम इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर इन्वर्जन की घटनाएं बढ़ेंगी घटेंगी, क्योंकि ये कहाँ है, पोल की तरफ ज़्यादा है। ये बात कनेक्ट हुआ, बात कनेक्ट हुआ, हाँ बोलो। शुष्क हवाएं मतलब ये होती हैं जो जनरली गर्म हवा होती है ना, तो गर्म हवाओं में पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जब गर्म हवा है पृथ्वी के सरफेस पे तो उसके ऊपर तो ठंडा ही मिलेगा, टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। तो अगर ठंडी हवाएं होंगी, टेम्परेचर इन्वर्जन हो भी सकता है, वही होता है। ये कब मिलती हैं, ठंड के मौसम में, तो गर्मी के दिनों में बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन ठंड के मौसम में ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कंडीशंस हैं जो आइडियल हैं, इसके अलावे मैं आपको बहुत सारा बताने जा रहा हूँ अभी। तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हिंदी में कर लो। देखो हिंदी में क्या है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, समझ में तो आ गया है। कौन सी लॉ पास हुआ,
ठीक है इतना? आगे बढ़ो। तो टेम्परेचर वर्जन टाइप्स, जिसमें से सिर्फ एक बताऊंगा आज। बाकी का पता नहीं। डन? हो गया सबका? ध्यान से देखो, एयर ड्रेनेज टाइप इन्वर्जन या इंटरमोंटेन वैली इन्वर्जन, लंबवत या घाटी प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण। ठीक है? अब ये समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो बुक पढ़ोगे उसमें एक ही डायमेंशन दिया रहेगा, हम लोग थोड़े से ज़्यादा डायमेंशन डिस्कस कर लेते हैं। आओ पॉइंट पे। रातलीय, वायुमंडलीय, सरफेस, ग्राउंड, अपर, नो। आई हैव टू टॉक अबाउट। देखो कुछ कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज, समझ लो, बाकी तो लिखा हुआ है ही। मान लो समथिंग लाइक ऐसा कुछ है, ये है घाटी जैसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जंगल झाड़ हो सकते हैं। सुबह सुबह सनलाइट, सूर्योदय होता है, यहाँ के लोगों को दिखेगा या यहाँ के लोगों को दिखेगा? का मतलब है कि सन सुबह कहाँ जाते हो जल्दी होगा? यहाँ पे जल्दी तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ सनलाइट नहीं पहुँचेगा, तो हीटिंग किसका शुरू होगा? कैसे? धूप यहाँ आ रही है, गर्मी हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन पूछा कि हीटिंग पहले कहाँ शुरू होगा? कहाँ होगा? ऊपर शुरू होगा। ऊपर जब हीटिंग शुरू होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा या कम? ऑन एन एवरेज डिपेंड करता है कि यहाँ का स्लोप क्या है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसको मान लेते हैं हम लोग कि 2 ढाई से 3 घंटे के बाद रोशनी यहाँ पहुँचती है अंदर। क्योंकि कब? जब ये बिल्कुल ओवरहेड होगा सन, तो ही तो लाइट पहुँचेगा वहाँ पे, तो वहाँ की हीटिंग शुरू होगी। तो अगर सुबह के 2 3 घंटे की बात की जाए, तो यहाँ का टेम्परेचर मान लो अगर 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ कितना होगा? करीब 7 6 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसे केसेस में जब तुम यहाँ से ऊपर गए तो टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ कि नहीं? राइट? एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया, इजी था। और लेते हैं कॉन्सेप्ट। मान लो नाइट हो गई, नाइट होने के बाद ज़्यादा कूलिंग किसका? ज़्यादा कूलिंग किसका? अच्छा, कूलिंग, कूलिंग और हीटिंग किस बात पे डिपेंड करता है? जो जो सरफेस एरिया या फिर टेम्परेचर, या दोनों? दोनों पे करता है। दोनों पे करता है। टेम्परेचर तो सेम है, ऊपर नीचे। रही बात कूलिंग की, तो मान लो तुम गर्मी के, तब तुम्हें गर्मी लगती है, अपने आप को ठंडा करना चाहते हो, तो सिकुड़ जाते हो या फैल जाते हो? वाह, पहला ऐसा इंसान मिला मेरे को। ठंड करने के लिए सिकुड़ जाता हो खुद ही, फैल जाते हो, मतलब सरफेस एरिया बढ़ा देते हो। तो किसका सरफेस एरिया बिल्कुल ओपन है? किसका रेडिएशन आराम से हो जाएगा आउटवर्ड? ज़्यादा कूलिंग। तो मान लो नाइट का समय है या ठंड का मौसम है, दोनों में से कोई ले सकते हो, नाइट या ठंड का मौसम। ऐसे केसेस में यहाँ की कूलिंग ज़्यादा हो गई, तो हवाएं कैसी हो गई? ठंडी मतलब भारी। अब ये भारी हवाएं क्या करेंगी? स्लोप के थ्रू जाएंगी, और यहाँ का टेम्परेचर कुछ बना होगा अपना। लेकिन ये हवाएं यहाँ, अगर मान लो 10 है तो यहाँ पे क्या होगा? अब रात की बात कर रहा हूँ, 12 15। या ठंड के मौसम में ज़्यादा ठंडी हो गई मान लो ये हवाएं, जो ठंडी हवाएं भारी होकर नीचे आती है ना, इसका मतलब कि जो यहाँ की हवाएं होंगी उनके अगर नीचे गई, यहाँ की हवाएं गर्म होगी, नीचे वाला ठंडा होगा। तो उसके कंपैरिजन जब करोगे तो ऊपर जाते हुए क्या दिखेगा? इन्वर्जन दिखेगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ठंड का मौसम है तो ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा। वैसे भी हाइट पे थोड़ा कम ही रहता है ठंडा, कोल्ड हो गया यहाँ पे। और जब कोल्ड हवाएं डाउन द स्लोप नीचे आएंगी, वैली में बैठ जाएंगी,
और जो वैली की हवाएं थी वो थोड़ा तो इनसे गर्म रहा होगा। ऐसे केसेस में यहाँ पे नीचे ठंडी और ऊपर गर्मी, तो क्या क्या मिला तुम्हें, समझ में आया? जरा सा उल्टा कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग। गर्मी के दिनों की बात करें तो ज़्यादा गर्म कौन? ऐसे केसेस में क्या होगा, यहाँ का प्रेशर, तो हवाएं ऊपर की ओर उड़ जाएंगी। और यहाँ पे क्या है, क्या है, हाई प्रेशर। मतलब हवाएं कैसी हैं, ठंडी या गर्म? ठंडी हैं। नीचे गर्म ठंडी और ऊपर गर्म हवाएं, टेम्परेचर इन्वर्जन। मतलब वैली रीजन में टेम्परेचर इन्वर्जन सुबह दोपहर, दोपहर नहीं शाम तक मिलेगा ही देखने को। अब एक होमवर्क, हाँ हाँ, इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। आपको बताना है कि जो माइग्रेशन होता है वैली से हिल्स की तरफ और हिल से वैली की तरफ होता होगा, लोगों का माइग्रेशन, क्यों और कब? मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ कि मैं यहाँ समझा भी दूंगा, और 4 दिन के बाद, 6 महीने के बाद आपसे कोई पूछेगा तो कहोगे "वो गर्मी थी", कंफ्यूजन में रहोगे। खुद से लिखे रहोगे, सोचे रहोगे, याद भी रहेगा, लॉजिकल आपको आंसर करना है। आपने क्या बोला, ठंडियों में टॉप पे रहेंगे, क्यों? देखो आ गया ना अलग क्वेश्चन का आंसर, क्यों जाएंगे? अल्टीट्यूड पे ठंडा होगा, जाएंगे। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोग एक बार होमवर्क करके आइए, कल दोबारा पूछूंगा इसी क्वेश्चन को, क्योंकि लॉजिक तो सारा लग रहा है सही, लेकिन स्पेशली जब टेम्परेचर इन्वर्जन का केस, तो जब एंगल डालोगे उसमें, और खास करके 6 6 महीने तक ऐसा कंडीशन होता है, मतलब 4 4 महीने, 3 3, खास करके वो लोग जो नोमैड्स होते हैं, नोमैड्स मतलब घुमंतु भोटिया, घुमंतु जो होते हैं, वो अपने भेड़ के साथ, वो अपने भेड़ के साथ माइग्रेट करते हैं। तो बताना है कि ठंडी के दिनों में, यही बताना है कल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग एक ही आंसर दोगे कल। और कल हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करते हुए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि दोबारा से डिस्कस कर लेंगे हम लोग। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट, व्हाट इज लैप्स रेट, व्हाट इज पॉजिटिव नेगेटिव लैप्स रेट, व्हाट इज जीरो लैप्स रेट, व्हाट इज एडियाबेटिक लैप्स रेट, व्हाट इज कंडेंसेशन। ठीक है, व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज ड्यू पॉइंट, व्हाट इज, इस पूरा ये प्रेशर बेल्ट मेरे को बताने के पहले की जो तैयारियां होती है ना, वो हैं। जैसे कि तुम युद्ध में लड़ने जा रहे हो और तुम्हें ट्रेनिंग दी जाती है ना हथियार की, और दिया जाता है वही हथियार है। अब कोई सोचे कि सीधा उसी क्लास में आके समझ लेंगे, तो तुम्हारे ऊपर बॉम्ब गिर रहे होंगे। मैं सीधा वो यूज करूंगा, लैटेंट हीट, और तुम्हें दिमाग से गायब हो जाएगा। इसलिए कल उसकी तैयारी, अगर कल क्लास हुई तो, ठीक है। चलो अब रेडी हो जाओ, कमर कस लो। मात्र 4 5 क्लासेस और पूरी ज्योग्राफी पे आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, कमांड होना शुरू हो जाएगा पूरा का पूरा। थैंक यू फॉर द डे।